देखिए आज पूरा यूरोप रेडिकल इस्लाम के आगे लगभग घुटने टेक चुका है। स्वीडन को देखिए, जो कभी दुनिया का सबसे पीसफुल देश माना जाता था, आज वो ग्रेनेड अटैक्स और गैंग शूटिंग्स का ग्लोबल कैपिटल बन चुका है। फ्रांस को देखिए, जहां पिछले 10 सालों में 300 से ज्यादा लोग इस्लामिस्ट अटैक्स में मारे जा चुके हैं। फिर यूके को देख लीजिए, जहां रॉथरहाम से लेकर रॉचडेल तक पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स ने हजारों लड़कियों को बर्बाद कर दिया है। और कमाल की बात यह थी कि ब्रिटिश पुलिस 20 साल तक इसलिए चुप रही क्योंकि वो रेसिस्ट नहीं कहलाना चाहते थे। जर्मनी, जहां क्रिसमस मार्केट के ऊपर ट्रक चढ़ा दिए जाते हैं, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्पेन, हर जगह की यही सिमिलर कहानी है। पर वहीं इसी यूरोप में एक छोटा सा देश है जिसने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि पूरी दुनिया आज उसी की तरफ देख रही है। एक ऐसा देश जिसकी पूरी आबादी हमारे बेंगलुरु शहर से भी कम है, उसका नाम है डेनमार्क। और डेनमार्क ने ऐसा क्या किया है ना, ये सुनकर आपको यकीन ही नहीं होगा। आज डेनमार्क ने हिजाब और बुर्का बैन कर दिया है, अपने देश के 95% इल्लीगल रेफ्यूजीज को डिपोर्ट कर दिया है, बड़े बड़े इमाम को जेल में ठूस दिया है, और अब तो अजान पर भी नेशन वाइड बैन लगाने की बात चल रही है। आज हालात ये है कि यूके की होम सेक्रेटरी शबाना महमूद, जो खुद मुसलमान है, वो पार्लियामेंट में खड़े होकर ओपनली कहती है कि हमें डेनमार्क की पॉलिसीज को कॉपी करना पड़ेगा। So sources at the Home Office have confirmed that the Home Secretary Shabana Mahmood, relatively new in the office of course, is actively looking at Denmark to model some of her policies which are set to be announced in स्वीडन, जो डेनमार्क को दिन रात इस्लामोफोबिक कहकर क्रिटिसाइज किया करता था, आज उसके मिनिस्टर्स बोलते हैं कि हमारा मॉडल अब डेनमार्क जैसा होना चाहिए। Swedish ministers now openly describe their migration framework as a Danish-style model. इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी वो डेनमार्क का हवाला देती हैं। In Italy, Giorgia Meloni's government has openly cited Denmark while defending its own offshore asylum experiment with Albania. जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स, हर यूरोपीय देश की पार्लियामेंट में आज डेनमार्क का नाम बार-बार गूंज रहा है। In the Netherlands, the rise of nationalist parties has pushed Dutch governments to look at Danish anti-parallel society policies with new interest. In Austria, ministers have referenced the Danish model as inspiration for their own migration agenda. In Germany, where the political class spent a decade trying to manage the consequences of 2015, senior politicians from across the spectrum now name-drop Denmark in policy speeches. Now, it's a standard reference in almost every serious European debate about asylum, integration, and Islam in public life. और सवाल उठता है ये कि आखिर वो डेनमार्क, जो एक समय बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह इस्लामिस्ट टेकओवर का शिकार हो चुका था, आज कैसे वो ना सिर्फ पूरे यूरोप बल्कि भारत के लिए भी एक रोल मॉडल बन चुका है। आइए इस वीडियो में ढंग से जानते हैं। देखिए, अगर आज के डेनमार्क को हमें समझना है ना, तो हमें 1960s 1970s के दशक में पीछे जाना पड़ेगा। उस वक्त डेनमार्क एक ऐसा देश हुआ करता था जो पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल था। फ्री हेल्थ केयर, फ्री यूनिवर्सिटीज, हाई सोशल ट्रस्ट, कम करप्शन और एक ऐसा सोशल सिस्टम जहां अपने पड़ोसी पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते थे। फॉरेन राइटर्स ने तो डेनमार्क के ऊपर पूरी बुक्स लिख दी थी कि इन डेनिश लोगों ने, यानी डेनमार्क के सिटीजन्स ने जिंदगी का कोड क्रैक कर लिया है जी। पर इसी बेवजह के कॉन्फिडेंस में डेनमार्क ने वो गलती कर दी जो आगे चलकर उसके गले की हड्डी बन गई। डेनमार्क के इलीट्स ने सोचा हमारे वेलफेयर स्टेट को चलाने के लिए वर्कर्स तो चाहिए, तो उन्होंने टर्की, पाकिस्तान, मोरक्को, इन जैसे मुस्लिम मेजॉरिटी देशों से ना लेबरर्स को बुलाना शुरू कर दिया। शुरू में तो ये लेबरर्स सिर्फ काम करने आते थे, पर धीरे धीरे इन्होंने वो लाइन पकड़ी जिसे फैमिली रीयूनिफिकेशन कहते हैं। आसान भाषा में फैमिली रीयूनिफिकेशन का मतलब ये था कि जो लेबरर अकेला आया है वो अपने पूरे परिवार को लीगल रूप से डेनमार्क में बुला सकता है और उसका परिवार अपने परिवार को बुला सकता है। बस यहीं से एक गेम शुरू हुआ। फिर क्या था, जो लेबरर अकेला आया था वो अपनी पत्नी, बच्चों, माँ, भाई, बाप, बहन, चाचा, ताऊ सबको बुलाने लगा। उसके बाद वो चाचा अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बुलाने लगा, वो ताऊ अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बुलाने लगा। ये एक चेन माइग्रेशन थी जो कभी रुक ही नहीं रही थी। फिर 1980 आता है। 1980 आते आते डेनमार्क ने अपनी एसिलम पॉलिसीज भी ढीली कर दी। ईरान इराक वॉर से लोग आए, सोमाली सिविल वॉर हुई, वहां से भी लोग आ गए, बैल्कैन से लोग आ गए, उधर से लेबनीज सिविल वॉर हुई थी, वहां से भी लोग आ गए,
और उसके बाद सीरिया से भी लाखों की तादाद में डेनमार्क में लोग आ गए। डेनमार्क के पॉलिटिशियंस और लिबरल्स बस एक ही बात दोहराते रहे कि लोग सोसाइटी में इंटीग्रेट हो जाएंगे, कोई बात नहीं, आने दो इन्हें, बस थोड़ा वक्त दो, ये सब कुछ इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर मजा आएगा। इन लोगों को लैंग्वेज क्लासेस दो, वेलफेयर दो, एक जनरेशन में सब डेनिश बन जाएंगे। पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। 1980 में डेनमार्क में सिर्फ 30,000 मुसलमान थे, यानी आबादी का सिर्फ 0.6%। आज ये आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच चुका है, यानी आबादी का 5%। और अगर हम नॉन वेस्टर्न इमिग्रेंट्स का पूरा ग्रुप जोड़ लें तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है 16%, 16% के ऊपर। यानी हर 6 में से एक डेनिश व्यक्ति आज यूरोप के बाहर का है। एक जनरेशन ने डेनमार्क का पूरा डेमोग्राफिक पैटर्न बदल दिया। पर यहां पर सिर्फ आंकड़ा बदलना असली प्रॉब्लम नहीं थी। असली प्रॉब्लम यह थी कि ये लोग डेनमार्क के अंदर एक अलग देश बनाने लगे थे। डेनमार्क के अंदर एक मिनी पाकिस्तान था, एक मिनी सोमालिया था, एक मिनी मिडल ईस्ट बस रहा था। और ये बात मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। कोपेनहेगन में कई ऐसे इलाके थे जहां पर जाकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप यूरोप में हो। आरहूस के गैलरब पार्क में घुसकर देखो तो डेनमार्क का आप नाम भूल जाओगे। ऑडेंस के वॉल्समूज में तो हालत ऐसी थी कि सड़कों पर डेनिश लैंग्वेज बोलने वाला मिलना बहुत मुश्किल हो चुका था। इन इलाकों में 80 to 98% तक रेजिडेंट्स मुसलमान बैकग्राउंड के थे। सड़कों पर सामूहिक नमाजें होने लगी थी, धड़ल्ले से मस्जिदें खुलने लगी थी। स्कूलों के टीचर्स रिपोर्ट्स ये देने लगे थे कि क्लासरूम में डेनिश बोलने वाले बच्चे 10% भी नहीं हैं। पुलिस रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा जाने लगा था कि एम्बुलेंस क्रूज बिना पुलिस एस्कॉर्ट के इन सारे इलाकों में जाने से मना कर देते हैं। यानी डेनमार्क की एम्बुलेंस को डेनमार्क के एक हिस्से में जाने से डर लगता था, क्योंकि इलाका पूरा इस्लामाइज्ड हो चुका था। और इनके इलाके में ना इनके अपने रूल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं। डेनमार्क के कोने में डेनमार्क की अथॉरिटी खत्म हो चुकी थी। स्टैटिस्टिक्स डेनमार्क, जो खुद डेनमार्क का ऑफिशियल डेटा अथॉरिटी है, उसके पब्लिश डेटा के मुताबिक मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका से आए मुस्लिम इमिग्रेंट्स के वायलेंट क्राइम कन्विक्शन रेट्स नेटिव डेनिश लोगों से ना 2.5 गुना 2.5 टाइम्स ज्यादा थे। और अगर यहां पर आप सबसे सीरियस क्राइम यानी रेप देखें तो ये रेशो 7 से 9 गुना ज्यादा हो जाती है, 7 to 9 टाइम्स। यानी अगर एक डेनिश लड़का 100 बार रेप के लिए कन्विक्ट होता है तो कुवैत, टुनीशिया, लेबनीज या सोमालिया या जॉर्डन से आया मुस्लिम इमिग्रेंट 700 से 900 बार कन्विक्ट होता है। ये डेनमार्क की अपनी सरकार का डेटा है जो हर साल पब्लिश होता है। और यही नहीं, डेनमार्क के अंदर वो चीजें शुरू हो गई थी जो डेनमार्क ने कभी सोची भी नहीं थी। डेनमार्क में पहली ऑनर किलिंग 2005 में हुई। एक पाकिस्तानी मूल की 18 साल की लड़की गजाला खान, उसको उसके खुद के भाई और पिता ने इसलिए मार डाला क्योंकि वो वेस्टर्न तरीके से जीना चाहती थी। दूसरा क्राइम फोर्स मैरिजेस का, लड़कियों को उनकी मर्जी के बिना पाकिस्तान या टर्की के अनजान रिश्तेदारों से शादी करवाई जा रही थी। तीसरा, लड़कियों को स्कूल के स्विमिंग लेसन से रोकना, स्कूल के ट्रिप्स में जाने ही नहीं देना क्योंकि ये शरीयत के खिलाफ होता है ना। चौथा, इनफॉर्मल इस्लामिक कम्युनिटी कोर्ट्स जो डेनिश लॉ के बाहर मुसलमानों के डिस्प्यूट्स को सेटल कर रहे थे। यानी डेनमार्क के अंदर एक पैरेलल सरकार खड़ी हो चुकी थी, पैरेलल कोर्ट्स खड़े हो चुके थे। और इसी बीच 30 सितंबर 2005 को डेनमार्क के एक बड़े न्यूज़पेपर ज़ाइलैंड्सपोस्टन ने प्रॉफिट मोहम्मद के ना 12 कार्टून पब्लिश कर दिए। बस इसके बाद जो हुआ वो डेनमार्क की सारी सेक्युलर वैल्यूज की चूल्हे खोलने के लिए ना काफी था। पहले डेनमार्क के अंदर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रोटेस्ट कर दिए, फिर 11 मुस्लिम देशों के राजदूतों ने डेनिश प्राइम मिनिस्टर को मिलने की मांग की। डेनिश पीएम ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा डेनमार्क में फ्री स्पीच है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। बस इसके बाद पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों ने डेनमार्क को ऐसा सबक सिखाया कि डेनमार्क के लोग आज भी नहीं भूले हैं। मिडिल ईस्ट में डेनिश एम्बेसीज में आग लगा दी गई, डेनमार्क का नेशनल फ्लैग जला दिया गया, डेनमार्क के मिल्क प्रोडक्ट्स जिनका एक्सपोर्ट सबसे बड़ा था उनका बॉयकॉट कर दिया गया। और इससे ना डेनमार्क को करोड़ों का नुकसान हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर ने डेनिश कार्टूनिस्ट जिसने एक कार्टून बनाया था उसके सर पर फतवा जारी कर दिया। और बात यहां भी खत्म नहीं हुई। 2008 में इस्लामाबाद में जो डेनिश एम्बेसडर था उस पर एक कार से हमला हुआ जिसमें 6 लोग मारे भी गए। 2010 में उसी कार्टूनिस्ट के घर में ना सोमाली मूल का एक मुसलमान हाथ में कुल्हाड़ी और चाकू लिए घुस गया। उसने बच्चों के सामने कार्टूनिस्ट को मारने की कोशिश की, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से
पैनिक रूम में जाकर बच निकला। फिर आता है दिसंबर 2010 और दिसंबर 2010 में डेनमार्क और स्वीडन की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ऐसा टेरर प्लॉट नाकाम किया जो डेनमार्क की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लॉट था। 5 इस्लामिस्ट टेररिस्ट कोपेनहेगन के ज़ाइलैंड पोस्टन ऑफिस में मुंबई स्टाइल का हमला करने की तैयारी कर रहे थे। यानी ठीक वैसा ही अटैक जो 26/11 में मुंबई में हुआ था वो कोपेनहेगन में होने वाला था। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जिन 2 लोगों को इस प्लॉट के लिए यूएस में कन्विक्ट किया गया वो थे डेविड हेडली और तहव्वुर राणा। हाँ, वही डेविड हेडली और वही राणा जो हमारे 26/11 मुंबई अटैक के कल्प्रिट थे। यानी जो जाल मुंबई पर बुना गया था वही जाल कोपेनहेगन पर भी बुना जा रहा था उन्हीं सेम लोगों के द्वारा। फिर 14-15 फरवरी 2015 को कोपेनहेगन के कल्चरल सेंटर में एक सेमिनार चल रहा था। टॉपिक था आर्ट, ब्लेस्फेमी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और यहाँ पर स्वीडिश कार्टूनिस्ट लार्स विल्किस भी बैठे हुए थे जिन्होंने पहले प्रॉफिट के कार्टून्स बनाए थे। बीच सेमिनार में एक पैलेस्टीनियन मूल का रेडिकल इस्लामिस्ट उमर एल हुसैन वो ऑटोमेटिक वेपन लेकर घुस जाता है। फिर क्या, इस डेडली अटैक में एक डैनिश फिल्म मेकर वहीं ढेर हो जाता है। 3 पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। उसी रात ठीक कुछ घंटे के बाद यही आदमी कोपेनहेगन के मेन सिनेगॉग के पास पहुंच जाता है। वहां एक 12-13 साल की ज्यूइश बच्ची की रिलीजियस सेरेमनी चल रही थी और वहां पर इस आदमी ने एक सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी। पूरा डेनमार्क सन था। एक ही रात में डेनमार्क में 2 टेरर अटैक्स हो चुके थे और असली शॉक तब हुआ जब यह पता चला कि हमलावर वो मुसलमान इमिग्रेंट था जिसे डेनमार्क ने अभी हाल ही में अपनी सिटीजनशिप दी थी। इन शॉर्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि डेनमार्क अपने ही घर में एक अजनबी हो चुका था। डेनमार्क एक गॉन केस बन चुका था। पर फिर डेनमार्क ने सोचा अब बहुत हो गया, अब हम ये देश वापस लेंगे चाहे कीमत इसकी कुछ भी हो। और फिर इस सब के बाद वो डिसीजन लिया गया जिसकी हिम्मत आज तक कोई यूरोपीय देश नहीं कर सका है। और यहां से शुरू हुई डेनमार्क की वो कमबैक स्टोरी जिसकी नकल आज पूरा यूरोप करना चाह रहा है। देखो यहां पर मैं आपको बता दूं कि डेनमार्क ने ना छोटे मोटे कदम पहले भी उठाए थे। जैसे 2002 में रैसमुसेन की सरकार ने फैमिली रीयूनिफिकेशन की उम्र 18 से बढ़ाकर 24 साल कर दी थी। 2010 में डेनमार्क ने पहली बार ऑफिशियली एक स्लम की लिस्ट भी पब्लिश की थी जिसमें प्रॉब्लम एरियाज के नाम लिखे गए थे। पर ये सारे कदम ना आधे अधूरे थे। असली एक्शन 2018 के बाद से लेना शुरू किया था। 2018 में डेनमार्क की सरकार ने वन डेनमार्क विदाउट पैरेलल सोसाइटीज नाम की एक पॉलिसी लॉन्च की। ये कोई नॉर्मल वाइट पेपर नहीं था, ये एक वॉर प्लान था। पूरा डिक्लेरेशन था कि 2030 तक डेनमार्क में एक भी पैरेलल सोसाइटी नहीं बचेगी। इसी पॉलिसी के अंतर्गत हाउसिंग एसोसिएशंस को कानूनी रूप से मजबूर कर दिया गया था कि वो इन पैरेलल सोसाइटी इलाकों में सोशल हाउसिंग को 40% तक कम करें, यानी डिमोलिशंस करें, बिल्डिंग्स को गिरा दो, फैमिलीज को उखाड़ कर दूसरी जगह पर भेज दो। कोई प्रोटेस्ट करे तो सुनो ही मत। मकसद साफ था, इन इलाकों की डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन को परमानेंटली तोड़ना है, बस और कुछ नहीं। कानून में साफ साफ लिखा गया कि इन डेजिग्नेटेड इलाकों में क्राइम हुआ तो सजा डबल होगी। यानी नॉर्मली अगर चोरी पर 2 साल की सजा होती है, वही चोरी अगर एक रेडिकल इस्लामिस्ट करेगा तो सजा 4 साल की होगी। इससे ज्यादा क्लियर मैसेज ना और कुछ नहीं हो सकता था कि इन इलाकों को सजा दे देकर तोड़ेंगे। बच्चों को 1 साल की उम्र से मैंडेटरी डे केयर में भेजना ही पड़ेगा। हाँ, 1 साल की उम्र से। पता है क्यों? क्योंकि जब बच्चा माँ के साथ घर पर रहेगा तो वो सिर्फ अरेबिक या उर्दू या टर्किश सीखेगा, पर जब वो 1 साल की उम्र से डेनिश डे केयर में जाएगा तो डेनिश सीखेगा, डेनिश वैल्यूज को आराम से अडॉप्ट कर लेगा। सरकार का मकसद साफ था, रेडिकल पेरेंट्स को अपने बच्चों को रेडिकलाइज नहीं करने देंगे। सिटीजनशिप का पूरा प्रोसेस इतना कड़ा कर दिया कि आज डेनमार्क की सिटीजनशिप टेस्ट में ना 30% से ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं, और जो कोई पास भी होता है ना, उनको एक वैल्यूज कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट में वो लिख कर देता है कि हम डेनमार्क के सेक्युलर वैल्यूज को रिस्पेक्ट करेंगे, यानी इस्लामिक लॉ को डेनिश लॉ से ऊपर नहीं मानेंगे। डेनमार्क के मिनिस्टर्स ने साफ कहा कि शरिया बेस्ड सोसाइटीज डेनमार्क की आइडेंटिटी के लिए खतरा हैं, इन्हें एलिमिनेट करना पड़ेगा। और उसी साल डेनमार्क की पार्लियामेंट ने क्लियर मेजॉरिटी से एक कानून को पास कर दिया जिसमें पब्लिक स्पेसेस में हिजाब और बुर्का
ये पहनने पर बैन लग गया है। तत्कालीन जस्टिस मिनिस्टर ने डायरेक्ट बयान दिया कि फेस को छुपाना डेनिश वैल्यूज के खिलाफ है। डेनमार्क में लोग एक दूसरे से फेस टू फेस मिलते हैं। पहली बार पकड़े जाने पर 1000 क्रोनर का फाइन लगेगा, बार बार पकड़े जाने पर 10,000 क्रोनर का फाइन लगेगा, और बहुत ज्यादा वायलेशन हुआ तो जेल में ठोक देंगे। इससे पता है क्या हुआ? इससे हुआ ये कि पूरी की पूरी लेफ्ट लॉबी डेनमार्क के खिलाफ मेल्टडाउन करने लगी। चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, जिसने कहा ये विमेन राइट्स का वायलेशन है, वहीं यूएन ने तो रूलिंग ही दे दी कि डेनमार्क ह्यूमन राइट को वायलेट कर रहा है। पर इस सब के ऊपर डेनमार्क बड़ा चिल था। उसने कहा भाड़ में जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। और 72% डेनिश लोगों ने सर्वे में इस पॉलिसी का सपोर्ट कर दिया। पर जिस साल डेनमार्क ने बड़े बड़े कदम उठाए ना, ठीक अगले ही साल यानी 2019 में डेनमार्क को रेडिकल इस्लाम ने एक और झटका देने की कोशिश की। रास्मुस पालुडेन नाम के एक डेनिश एक्टिविस्ट ने इस्लामिस्ट टेकओवर के खिलाफ ना रिवोल्ट करते हुए पब्लिक प्लेसेस पर कुरान को जलाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, पूरे इलाके में राइट्स भड़क उठे, 70 जगहों पर आग लगाई गई, पुलिस पर हमला हुआ, 23 लोगों को अरेस्ट करना पड़ा। सिविल वॉर जैसी स्थिति हो चुकी थी। लेकिन जहां पहले डेनमार्क इन झटकों पर बैकफुट पर आ जाता था ना, अब उसने पलटवार किया। 2019 में ही जब मैट फ्रेडरिक्सन की सोशल डेमोक्रेट्स की सरकार आई तो उन्होंने जीरो रेफ्यूजी पॉलिसी अनाउंस कर दी। ये वही सोशल डेमोक्रेट्स थे जो पहले इमिग्रेशन पर ना बहुत सॉफ्ट हुआ करते थे, पर इन कांस्टेंट टेरर अटैक्स और राइट्स के बाद उन्होंने ये रियलाइज कर लिया था कि अगर डेनमार्क को बचाना है तो इन इस्लामिस्ट्स की एंट्री को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। नतीजा क्या निकला? 2024 में डेनमार्क को सिर्फ 2333 एसएलएम एप्लीकेशंस मिले, जिनमें से सिर्फ 860 अप्रूव हुए। 2025 में तो सिर्फ 839 अप्रूवल्स हुए। यूके के होम ऑफिस के कैलकुलेशन के मुताबिक डेनमार्क ने एसएलएम क्लेम्स को 40 साल के लोएस्ट लेवल पर पहुंचा दिया था। और यहां पर बड़ी बात पता है क्या है? ये जो रिजेक्टेड एसएलएम सीकर्स थे, इनका पता है क्या हुआ? 95% एक्चुअली देश से बाहर फेंक दिए गए। ये पूरे यूरोप का सबसे ऊंचा डिपोर्टेशन रेट था। अब आप इसे कंपेयर कीजिए यूके से, जहां पूरे रवांडा स्कीम के अंतर्गत ना केवल 4 लोगों को बाहर भेजा जा सका, वो भी वॉलेंटरीली गए। एक तरफ यूके 700 मिलियन पाउंड्स बर्बाद करने के बाद केवल 4 लोगों को भेज पाया। दूसरी तरफ डेनमार्क ने चुपचाप 95% लोग भेज दिए। डेनमार्क ने यही नहीं रुककर सीरिया को सेफ कंट्री डिक्लेयर कर दिया। फिर क्या था? डेनमार्क में पहले जितने भी सीरियन रिफ्यूजीज थे, जिन्हें डेनमार्क ने इस बेसिस पर शेल्टर दिया था कि यार आपके देश में ना जंग चल रही है तो आप वहां वापस मत ही जाओ तो ही बढ़िया रहेगा, उनके रेजिडेंस परमिट्स डेनमार्क ने कैंसिल कर दिए। डेनमार्क यूरोप का पहला देश था जिसने ये कदम उठाया। नतीजा पता है क्या हुआ? 900 सोमाली रेफ्यूजीज को डेनमार्क छोड़ना पड़ा, 400 सीरियंस को एक ही साल में देश से निकाल दिया गया। तत्कालीन इमिग्रेशन मिनिस्टर रास्मुस स्टॉकलुंड ने साफ साफ कहा कि डेनमार्क में जितने कम रेफ्यूजीज आए उतना अच्छा। इसके अलावा डेनमार्क ने मुस्लिम प्रेयर रूम्स को पब्लिक स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज से हटाना शुरू कर दिया। फिर फॉरेन फंडेड मॉस्क्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। जो इमाम एंटी डेमोक्रेटिक था, एंटी इंटीग्रेशन मैसेज दे रहा था, उन पर हेट स्पीच के लॉज लगा दिए गए। इससे क्या हुआ? कई इमामों को डिपोर्ट कर दिया गया। यानी डेनमार्क ने साफ कह दिया था कि अगर आपको यहाँ पर रहना है तो हमारे नियम मानने पड़ेंगे, अगर आपको शरीयत चाहिए तो सऊदी अरेबिया चाहिए। और इन सारी पॉलिसीज का जो नतीजा निकला वो हिला देने वाला था। डेनमार्क की पैरेलल सोसाइटीज की जो ऑफिशियल लिस्ट 2018 में 29 इलाकों की थी, वो 2024 तक घटकर केवल 8 पर आ गई थी। यानी मात्र 6 साल में डेनमार्क ने अपने 21 मिनी पाकिस्तान और मिनी सोमालियाओं को डिमोलिशन, फोर्स रीलोकेशन और डेमोग्राफिक रीस्ट्रक्चरिंग के जरिए नॉर्मल रेजिडेंशियल एरिया में बदल दिया था। जो पूरा यूरोप ना जाने कितने सालों से रोता आ रहा है, वो डेनमार्क ने 6 साल में कर दिखाया। डेनमार्क ने साबित कर दिया कि रेडिकल इस्लाम के खिलाफ जंग जीती जा सकती है, बस हिम्मत करनी पड़ेगी। तो डेनमार्क के इस पूरे एक्सपेरिमेंट का नतीजा निकला क्या, वो देखते हैं। डेनमार्क को कल तक जो फासिस्ट कहते थे, आज वही देश डेनमार्क की पॉलिसीज की नकल कर रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यूके का है। नवंबर 2025 में यूके की होम सेक्रेटरी शबाना महमूद
जो खुद एक पाकिस्तानी मूल की मुसलमान हैं, वो पार्लियामेंट में खड़ी होती हैं, बोलती हैं कि यूके अब डेनमार्क के मॉडल को अडॉप्ट कर रहा है। So sources at the Home Office have confirmed that the Home Secretary, Shabana Mahmood, relatively new in the office of course, is actively looking at Denmark to model some of her policies, which are set to be announced in a real shake-up. रवांडा स्कीम जिस पर यूके ने 700 मिलियन पाउंड बर्बाद कर दिए, वो स्क्रैप कर दिया गया। रेफ्यूजी स्टेटस अब परमानेंट नहीं, टेम्परेरी होगा। परमानेंट सेटलमेंट के लिए 20 साल का वेट करना पड़ेगा। अब सोचिए, जो यूके 200 साल तक दुनिया पर राज कर रहा था, आज वो 60 लाख की आबादी वाले डेनमार्क के पीछे पीछे चल रहा है, और डिक्लेरेशन एक पाकिस्तानी मूल की मुस्लिम होम सेक्रेटरी कर रही है। ये कल तक ना कोई सोच भी नहीं सकता था। स्वीडन, जो कल तक डेनमार्क को फासिस्ट कहता था, आज उसकी चप्पल घिस रहा है। 2022 में स्वीडन की सेंटर टू द राइट सरकार आती है, डेनमार्क की प्लेबुक सीधी सीधी लागू कर देती है। उसका नतीजा पता है क्या निकलता है? एसिलम एप्लीकेशंस में 60% तक गिरावट आ जाती है, और 2026 से स्वीडन उन इमिग्रेंट्स को 30,800 यूरो तक देगा जो वॉलंटरीली इनके देश से वापस अपने देश चले जाएंगे। यानी स्वीडन पैसे देकर अपने घर की सफाई कर रहा है। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, वो डेनमार्क का हवाला दे देकर ऑफशोर एसिलम सेंटर्स बना रही हैं। नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, हर जगह डेनमार्क का नाम बार बार लिया जा रहा है। यानी एक 60 लाख की आबादी वाले देश ने 45 करोड़ के यूरोपियन यूनियन को एक सही दिशा दिखा दी है। 24 मार्च 2026 को डेनमार्क में इलेक्शंस हुए थे। मैट फ्रेडरिक्सन की सोशल डेमोक्रेट्स को सिर्फ 21.9%, ऑलमोस्ट 22% वोट्स मिले थे, जो कि 1903 से 1903 के बाद से उनका सबसे खराब रिजल्ट था। पर क्यों? क्योंकि डेनिश वोटर को लगा कि अभी ना उतनी मज़ेदार सख्ती नहीं हो रही है, थोड़ी और सख्ती की ज़रूरत है। और यही रीज़न है कि डेनिश पीपल्स पार्टी ने अपने वोट शेयर को ट्रिपल कर लिया। यानी डेनमार्क की जनता कह रही है कि अभी और तगड़ी और कैडी पॉलिसीज लागू करो। पूरे यूरोप में शायद ये अकेला ऐसा देश है जहां पर डिबेट ये हो रही है कि पॉलिसीज को और कड़ा किया जाए, ढीला नहीं। ये होती है असली जीत। अब आइए ये जानते हैं कि इस डेनमार्क की कहानी से हमारा भारत वो क्या सबक ले सकता है। क्योंकि जो डेनमार्क ने एक जनरेशन में झेला, वैसा ही सेम पैटर्न भारत कई हिस्सों में पहले से झेल रहा है। आप केरला को देखिए, मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट आज 70% मुस्लिम मेजॉरिटी बन चुका है। कन्नौर, कसारागौड, कोझिकोड, पल्लक्कड़, इनमें भी मुस्लिम डेमोग्राफी 30% से बढ़ के 42% पहुंच चुकी है। केरला के एनुअल वाइटल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2021 के बीच में मात्र 10 सालों में हिंदू पॉपुलेशन 54.73 से गिरकर 52.61% हो गई है, और मुस्लिम शेयर पता है 26.56% से बढ़कर ऑलमोस्ट 30% पहुंच चुका है। ये वही पैटर्न है जो डेनमार्क ने 1980s और 90s के दशक में झेला था, पर डेनमार्क ने तो अपनी डेमोग्राफी रोक ली। हम अभी भी सो रहे हैं। और सिर्फ डेमोग्राफी एक प्रॉब्लम नहीं है। पीएफआई, सिमी, इन जैसे बैंड ग्रुप्स, आईसिस सिंपैथाइजर्स जो केरला से सीरिया तक पहुंचे, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आंकड़ा कई डिस्ट्रिक्ट्स में 50% से ऊपर पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश की 14 डिस्ट्रिक्ट्स में मुस्लिम शेयर 30% से 49% तक पहुंच चुका है। भारत में नुपुर शर्मा जैसा केस हो गया है, जिसमें मात्र एक कमेंट करने पे, वो भी ऐसा कमेंट जो हदीसों में लिखा हुआ है, जो इस्लामिक स्कॉलर्स खुद बोलते रहे हैं, वो बोलने के लिए नुपुर शर्मा को कितने टाइम से छुप कर रहना पड़ रहा है। कन्हैया लाल जैसे मर्डर केसेस यहाँ पर रेडिकल इस्लामिस्ट ने पब्लिक में कर दिए हैं। एक टेलर का सिर काट दिया गया, क्यों? क्योंकि उसने एक व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया था। उधर से बांग्लादेशी और रोहिंग्यास की जो इलीगल माइग्रेशन है, उसने कई राज्यों में डेमोग्राफिक चेंज ला दिया है। तो डेनमार्क से अब हम सीख क्या सकते हैं? पहला सबक, प्रॉब्लम का नाम लो। डेनमार्क ने अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ना पैरेलल सोसाइटी शब्द को लिखा था। जब तक प्रॉब्लम को नाम से नहीं बोलोगे, सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं सकते। दूसरा सबक, अपीजमेंट से कुछ नहीं होगा। डेनमार्क ने कई दशकों तक मल्टीकल्चरलिज्म के एक्सपेरिमेंट को किया था। जब तक डेनमार्क अपनी सेक्युलर वैल्यूज पर सख्त नहीं हुआ, तब तक कुछ नहीं बदला। तीसरा सबक, सेक्युलर वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना है।
डेनमार्क की पीएम ने साफ साफ कहा था, धर्म एक तरफ, डेमोक्रेसी दूसरी तरफ, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो तो जीतेगी डेमोक्रेसी। भारत में भी हमें कॉमन सिविल कोड, इक्वल लॉज फॉर ऑल रिलीजन्स और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चाहिए। चौथा सबक, इलीगल इमिग्रेशन पर सख्ती करना। डेनमार्क ने सीरिया को सेफ कंट्री डिक्लेयर किया और ऐसा करके सीरियंस को वापस भेजा। भारत के पास आज भी वक्त है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या इलीगल माइग्रेशन पर सख्ती करे। और इनके बाद पांचवा और सबसे बड़ा सबक यह है कि जब इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ भी कहे, आपको कोई परवाह नहीं करनी है। अगर आपकी पॉलिसी सही है तो झुको मत। एमनेस्टी, यूएन, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन सब ने डेनमार्क को दिन रात कोसा था। डेनमार्क झुका नहीं, दूसरी कंट्रीज ने भी डेनमार्क को दिन रात कोसा था, फिर भी डेनमार्क नहीं झुका और आज इन्हीं पॉलिसीज की सारा यूरोप नकल कर रहा है। तो बेसिकली डेनमार्क ने यह साबित कर दिया है कि अगर एक 60 लाख की आबादी वाला छोटा सा देश रेडिकल इस्लाम की जंग को जीत सकता है तो 140 करोड़ का भारत क्यों नहीं जीत सकता। यहां जरूरत बस सोच बदलने की है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी डेनमार्क का मॉडल अपनाना चाहिए या भारत का कोई अलग रास्ता होना चाहिए? मुझे अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमें अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, पेट्रियन और ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। सभी के लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।